जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 14। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वृक्ष वनस्पति के प्रति श्रद्धा अक्षुण्ण रहे। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। वृक्ष संपदा को घटने न दें। वृक्ष वनस्पतियों और पशु पक्षियों समेत मनुष्य हरितमा के आधार पर जीवित रहते हैं। पशु घास खाते हैं और पेड़ों के पत्ते चरते हैं। मनुष्य का आहार अन्न के दाने, शाक, फल व वनस्पति हैं। यह खाने को न मिले तो जीवित रहना संभव नहीं। मांसाहारी भी शाकाहारी प्राणियों का ही मांस खाते हैं। इस प्रकार जीवन को घास स्तर की तथा वृक्ष स्तर की वनस्पतियों पर ही निर्भर माना गया है। उसके उत्पादन और संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाए तभी आवश्यकता की पूर्ति संभव है। वृक्ष दिन भर ऑक्सीजन उगलते रहते हैं और प्राणियों के सांस द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को निगलते हैं। इसलिए उन्हें नीलकंठ की उपमा दी गई है। आग लगने तथा कारखानों से विषैली वायु निकालने का वायु प्रदूषण प्रायः वनस्पति द्वारा शोधित किया जाता है। वृक्षों का चुंबकत्व आकाश से बादलों को खींचता है और बरसने के लिए विवश करता है। जिन क्षेत्रों के वृक्ष कट जाते हैं वहां वर्षा का अनुपात भी बहुत कम हो जाता है। लीबिया अब से 100 वर्ष पूर्व पहले हरितिमा से भरा हुआ था। तब वहां वर्षा खूब होती थी और घास के सहारे पशु भी पलते थे। इस बीच वहां के जंगल कट गए, कीमती लकड़ी यूरोप चली गई, वीरान क्षेत्र में वर्षा बंद हो गई और बहुत बड़ा इलाका रेगिस्तान बन गया। इस अभाव के कारण वहां कितनी दरिद्रता बढ़ी होगी इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। वृक्षों की जड़ें जमीन में गहरी जाती हैं और वर्षा के प्रवाह में बह जाने से उसे रोके रहती हैं। वृक्ष न हो तो वर्षा का पानी न तो जमीन के भीतर रुकेगा और न पकड़ के अभाव में मिट्टी यथास्थान टिकी रहेगी, बहकर नदी नालों में चली जाएगी और भूमि की उपजाऊ ऊपर वाली परत न रहने पर न तो कृषि ठीक तरह फसल देगी और न जमीन में घास पात उगेगी। मिट्टी वर्षा के पानी के साथ बहकर जब नदी नालों में जाती है तो उनकी सतह ऊपर उठती जाती है। गहराई कम होने पर पानी समतल भूमि में फैलता है और बाढ़ आने की स्थिति बन जाती है। इस बाढ़ में फसल बह जाती है और खेत कहीं से कहीं जा पहुंचते हैं, बालू रेत से भर जाते हैं। यह हानियां साधारण नहीं असाधारण हैं। इसके अतिरिक्त एक और भी बड़ी बात यह है कि हरितिमा का मानसिक स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्राचीन काल के ऋषि तपस्वी अपनी भाव चेतना को उच्च स्तरीय बनाए रखने के लिए सघन वनों में रहते थे। वृक्ष रहित क्षेत्रों में मनुष्य की मनोवृत्ति नीरस और दुष्ट हो जाती है और वहां अपराध विग्रह अपेक्षाकृत अधिक होने लगते हैं। वृक्षों की जड़ें नीचे जमीन में जाती हैं तो अपनी पकड़ के कारण वर्षा का पानी उस भूमि में रोके रहती हैं। फलतः उस क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधों को खुराक मिलती रहती है। यदि पेड़ न हो तो समतल भूमि का पानी सर्राटे से बहकर नदी नालों में चला जाता है। जमीन 1-2 महीने में सूख जाती है। सर्दी के दिनों और गर्मी में पेड़ पौधों की जड़ें प्यासी रह सकती हैं। फलतः वे सिंचाई का विशेष प्रबंध होने पर भी जीवित नहीं रहते हैं, अन्यथा प्राकृतिक रूप से उनका पालन पोषण बंद हो जाता है। कुओं का, झरनों का, तालाब, बावड़ियों का पानी तभी अधिक दिन टिकता है जब पेड़ों की जड़ें ऊपर की सतह को गीली रखती हैं, अन्यथा कुएं सूख जाते हैं, उनका पानी गहराई में उतर जाता है। इन कारणों से मनुष्यों और पशुओं को पानी का त्रास सहना पड़ता है। वृक्षों के पत्ते तथा फूल ठंडक के दिनों में टूटकर जमीन पर गिरते हैं। वे सूखते और सड़ते रहते हैं, उनका खाद बनता रहता है। इस प्रकार जमीन को वृक्ष ऊपर से खाद बरसाते हैं और जड़ों से दूर दूर तक नमी रोके रहने के कारण पानी देते रहते हैं। हरितिमा अपने आप बनी रहती है और नए पेड़ पौधे उगते बढ़ते रहते हैं। किंतु यदि वृक्षों को ईंधन या फर्नीचर के लिए बेहिसाब काटा जाने लगे और उनके स्थान पर नए पेड़ न उगें तो उसके फलस्वरूप सारे क्षेत्र की भूमि ऊसर और खाली दिखने लगेगी। पुराने कटते चले और नए उगाए न जाएं तो उस अभाव के कारण लकड़ी दिन दिन कम होती चली जाएगी। पक्षी पेड़ों पर ही रहते हैं,
वे कितने ही उपयोगी काम करते हैं। एक तो यह कि फसल को नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं और फसल की क्षति बचाते हैं। दूसरे यह कि अपने पंजों और पैरों के स्पर्श से जो पराग चिपका लेते हैं, उसे अन्य पेड़ पर बैठते समय मादा जाति के फूलों पर छिड़क देते हैं। फलस्वरूप उनको अच्छी तरह फलने का अवसर मिलता है। यदि पक्षी इस कार्य को न करें तो नर पराग के अभाव में उनका फलना रुक जाएगा। छोटे फूल पौधों का पराग प्रत्यावर्तन मोरों, तितलियों, मधुमक्खियों द्वारा होता है। इसलिए फूलने के बाद वे फल और बीज भी देते हैं। यह कार्य पेड़ों के फूलने के समय पक्षी करते हैं। उनके फलने का बहुत कुछ श्रेय इन पक्षियों को ही है। पक्षी पेड़ों पर ही घोंसले बनाते हैं। वे दूर दूर तक उड़ते हैं और अपनी बीट के साथ इन पर्वतीय एवं सुनसान क्षेत्रों में बीज गिरा देते हैं। फलतः उन क्षेत्रों में भी हरितमा उगने लगती है जहां मनुष्य का आवागमन नहीं होता। समुद्री टापुओं में जो वृक्ष वनस्पतियां पाई जाती हैं, उसे पक्षियों द्वारा बोया गया ही समझना चाहिए। अन्य पशु पेड़ों की छाया में ही सर्दी, गर्मी और वर्षा की भयंकरता से अपना बचाव करते हैं। इसलिए पेड़ न केवल पक्षियों के लिए वरन पशुओं के लिए भी आश्रय स्थल हैं। हिरन, लोमड़ी, खरगोश, शियार आदि जंगलों में ही खुराक एवं आश्रय प्राप्त करते हैं। उनके मल मूत्र, हड्डी, चमड़ा आदि से वन प्रदेश को कीमती खाद मिलती है और वह क्षेत्र सदा हरा भरा रहता है। वन्य पशु जहां अपनी खुराक जंगलों से प्राप्त करते हैं, वहां बदले में उस क्षेत्र को कीमती खाद भी देते रहते हैं। सभी विचारशील देशों में प्रायः 1/3 जमीन वन लगाए जाने के लिए छोड़ी जाती है। वे जानते हैं कि लकड़ी के लोभ में यदि उस क्षेत्र की सफाई कर डाली गई और खेत बना लिए गए, तो इस छोटे लाभ के बदले जो हानि उठानी पड़ेगी वह कहीं अधिक होगी। जमीन की मिट्टी बह जाएगी और वहां खड्डे खंदक पड़ जाएंगे, जिनमें चोर डाकू मजे से आश्रय प्राप्त करते रहें। जमुना और चंबल के इर्द गिर्द पेड़ों को लगाने या बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया गया। फलतः किनारों के आसपास ही लाखों एकड़ जमीन खड्डक खंदकों से भर गई और उन इलाकों में छिपने की सुविधा होने के कारण डाकुओं की असाधारण बढ़ोतरी हो गई। उनके भय से खुशहाल किसान और व्यापारी जान बचाने के लिए शहरों में चले गए। दुधारू पशुओं को जंगल चारागाह में चरने भेजते रहने की सुविधा होने पर एक ग्वाला 20 पशुओं को चरा लेता है और उनके लिए खुराक की अतिरिक्त व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। जहां पर यह सुविधा नहीं है, वहां पर घर बांध कर जानवर पालने पड़ते हैं और खरीदा हुआ चारा लेने पर वे बहुत महंगे पड़ते हैं। थाली पशुओं एवं बच्चों जानवरों का परिपालन तो एक प्रकार से अति कठिन ही हो जाता है। फलतः वे कसाई के यहाँ चले जाते हैं। इस प्रकार पशु घटते जाने से बैल, गाय आदि सभी की कीमतें बढ़ती हैं और दूध, घी जैसे खाद्य पदार्थों के दाम आकाश को चूमने लगते हैं। गरीबों के बच्चे इतना महंगा दूध न पा सकने के कारण अत्यंत दुबले रह जाते हैं और अकाल मृत्यु का शिकार बनते हैं। यदि जंगल चारागाह बने रहते तो पशुओं की इतनी कमी न पड़ती। दूध के अभाव में बच्चों को दुर्बलता, रुग्णता और अकाल मृत्यु का ग्रास न बनना पड़ता। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के डॉक्टर D.M. दास वनस्पति शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। उनके अनुसार एक वृक्ष अपने 50 वर्ष के जीवन काल में जितनी सेवा करता है, उसकी कीमत पैसे में जोड़ने पर 15 लाख से अधिक आती है। एक वृक्ष 50 वर्ष की अवधि में 2.5 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में 2.5 लाख रुपए के बराबर की खाद जितनी सहायता करता है। प्रदूषण नियंत्रण के रूप में वायु प्रदूषक अवयवों की मुफ्त सफाई 5 लाख रुपए के बराबर करता है। आर्द्रता रोकने, वर्षा करने तथा खाद्य प्रोटीनों की कीमतें जोड़ने पर भी 50 वर्ष की अवधि में लगभग 5 लाख रुपए की राशि आती है। 15 लाख रुपए के बराबर वृक्ष की परोक्ष सेवाओं का मूल्यांकन करके सामान्यतः लकड़ी एवं फलों से प्राप्त होने वाले कुछ 100 रुपए के रूप में उसकी कीमत आंकी जाती है।
यह तो एक वृक्ष की बात हुई। प्रकृति प्रदत्त वृक्ष संपदा से मिलने वाले कुल भौतिक अनुदानों के लेखा जोखा लेने पर ज्ञात होता है कि जितनी सेवा ये वृक्ष मुफ्त में करते हैं उतनी शायद मनुष्य भी न करता हो। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अपने देश में कुल भूभाग के 23% क्षेत्र में वन है, जबकि पर्यावरण संतुलन एवं देश के आर्थिक विकास के लिए कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग वनों से आच्छादित रहना आवश्यक है। भारत के वन क्षेत्र 2,74,000 वर्ग मील में फैले हुए हैं, जो 38 खरब 78 अरब 11 करोड़ 39,60,000 वर्ग फीट के लगभग आता है। वर्ग फुटों में पेड़ों को गिना जाए तो भारत के 23% भूभाग में फैले वृक्षों की संख्या 19 अरब 39 करोड़ 5,64,800 होती है। पर्यावरण संतुलन के लिए कुल भूभाग के क्षेत्रफल का 33% वृक्ष वनस्पतियों से ढका होना चाहिए। कभी देश के 70% भूमि वनों से आच्छादित थी, कटते कटते वह मात्र 22% अब शेष बची है। अनिवार्य पर्यावरण संतुलन सीमा से भी यह 11% कम है। दूसरे प्रगतिशील देशों ने कड़ाई के साथ वन संपदा को नष्ट करने पर रोक लगा दी है। फिनलैंड में अब भी 66% भूमि में वन है। जापान जैसे औद्योगिक राष्ट्र जहां की ईंधन की अधिक आवश्यकता उद्योगों के लिए पड़ती है, में भी 62% क्षेत्रफल पेड़ पौधों से हरा भरा है। रूस के कुल क्षेत्रफल के 34% तथा अमेरिका में 33% भाग में वन है। सर्वाधिक अदूरदर्शिता का परिचय अपने देशवासियों ने दिया है। अंधाधुंध वृक्षों की कटाई के कारण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति को कड़ाई से रोकना होगा तथा संतुलन के लिए वृक्षारोपण जैसे पुनीत भौतिक और आध्यात्मिक लाभ देने वाले कार्य को अवलंब आरंभ करना होगा। एक वृक्ष काटने से अधिक 1,000 रुपए कीमत की जलाऊ तथा अन्य निर्माण योग्य लकड़ी प्राप्त होती है, किंतु उसके बने रहने से प्रतिवर्ष 30,000 की स्वच्छ ऑक्सीजन, उर्वरक पानी और वायु प्रदूषण निवारण का लाभ प्राप्त होता है। कटाई का अर्थ होगा लंबे समय तक प्रतिवर्ष 30,000 रुपए के लगभग का जो योगदान प्रकृति के संतुलन के रूप में मिल सकता था, उससे वंचित रह जाना। वृक्षों की उपयोगिता और महत्वपूर्ण भूमिका का रहस्य उद्घाटन वैज्ञानिक विकास के समय हुआ। विश्व के मूर्धन्य वनस्पति शास्त्री पर्यावरण विशेषज्ञ अब एक स्वर से स्वीकार कर रहे हैं कि वृक्ष संपदा पर समस्त मानव जाति का अस्तित्व टिका हुआ है। ये प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ प्रहरी हैं, जिनके न रहने से प्राणी समुदाय का जीवन संकट में पड़ जाएगा। प्रगतिशील देशों ने इस तथ्य को समझा है तथा अपनी वन संपदा को बचाने एवं बढ़ाने के लिए हर तरह के कारगर उपाय सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर आरंभ कर दिए हैं। एक व्यक्ति के जिम्मे 12 वृक्ष आते हैं। एक तरीका यह भी हो सकता है कि हर परिवार अपने पारिवारिक दायित्वों के हिसाब से वृक्षारोपण का दायित्व उठावे। मात्र पौधा लगाने को ही इतिश्री न समझा जाए। इनमें खाद पानी देने तथा वृक्ष के रूप में विकसित होने तक समुचित देखरेख की जाए। देखरेख, सुरक्षा एवं परिपोषण की व्यवस्था न बन सकी तो श्रम का अधिकांश भाग सरकारी प्रयासों की भांति निरर्थक चला जाएगा और अंततः असफलता हाथ लगेगी। प्रत्येक परिवार अपने अपने हिस्से का दायित्व संभाल ले, वृक्ष लगाने और उसे परिपक्व स्थिति तक पहुंचाने का काम चल पड़े तो कुछ ही वर्षों में अनिवार्य वृक्ष संपदा को 33% तक पहुंचाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का एक और भी कथन है कि मौसम को सुव्यवस्थित रखने में वनों की महती भूमिका है। यदि पेड़ घटते जाएंगे तो उस क्षेत्र का मौसम गड़बड़ाने लगेगा, वर्षा घट जाएगी और सर्दी गर्मी अधिक पड़ने लगेगी। इसका मनुष्य के शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्यों पर बुरा असर पड़ता है। पशु दुर्बल होते जाते हैं और उनकी श्रम शक्ति तथा दूध देने की क्षमता घट जाती है। दुर्बल और रोगी मनुष्य तथा बच्चे इस असंतुलन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, फलतः उनके लिए जीवन संकट खड़ा हो जाता है। सर्दी से बचने के लिए ईंधन जलाने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार आर्थिक दबाव का एक कारण और भी बनता है। पूर्वजों की स्मृति में वृक्ष लगाना एक उच्च कोटि का श्राद्ध तर्पण माना गया है। कोई माननीय व्यक्ति हमारे यहाँ आते हैं तो उनके हाथों वृक्षारोपण की प्रथा है।
इस प्रकार विवाह, पुत्र जन्म, परीक्षा में उत्तीर्ण होने, कोई आर्थिक लाभ होने के उपलक्ष्य में वृक्ष लगाने का पुण्य कृत्य किया जाए तो बहुत सराहनीय समझा जाएगा। औसत आवश्यकता के अनुसार 11% वन क्षेत्र अपने देश में कम है। इसकी पूर्ति तब हो सकती है जब हर आदमी 12 पेड़ लगाए। इसके लिए अपनी जमीन हो तो सर्वोत्तम, ना हो तो सरकारी सड़कों के किनारे, रेलवे लाइन के समीप जहां बेकार जमीन पड़ी हो वहां अपने श्रम से लगाए पेड़ लगाए जा सकते हैं। उनका स्वामित्व सरकारी रहे तो भी हर्ज नहीं। ऊसर भूमि कितनी ही जगह पड़ी है, ग्राम पंचायतों से पूछकर खाली जगह का इसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। वन प्रदेश में जहां लोगों ने पेड़ काट तो लिए हैं पर फिर लगाए नहीं, वहां जाकर लगाने का प्रयत्न किया जाए और रखवाली के लिए बाड़ लगा दी जाए। गर्मी के दिनों में सिंचाई की 1-2 वर्ष आवश्यकता पड़ती है, फिर तो उनकी जड़ें गहरी चली जाती हैं और वे स्वावलंबी हो जाते हैं। जो लोग स्वयं श्रम करके वृक्ष नहीं लगा सकते, वे पैसा देकर दूसरों का श्रम खरीद सकते हैं और यह कार्य दूसरों के माध्यम से करा सकते हैं। यूं सरकार भी इस दिशा में कुछ काम कर रही है, पर उसी के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर हमें नहीं बैठा रहना चाहिए, वरन जन स्तर पर भी जितना कुछ बन पड़े अधिक से अधिक करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हम वृक्ष संपदा को घटने ना दें। एक व्यक्ति कम से कम 12 वृक्ष लगाए। अपने विवाह दिवस पर, जन्म दिवस पर, किसी अच्छी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, किसी माननीय अतिथि से वृक्ष लगवाए जाते हैं। तो ऐसे अवसरों पर हम वृक्ष लगाएं और केवल उन्हें लगाएं नहीं, उनको हम खाद पानी भी दें, उनकी सुरक्षा भी करें। तो हमारे देश में भी वृक्षों की संख्या पर्याप्त हो जाएगी और जो पर्यावरण प्रदूषण से हम जूझ रहे हैं और भी जो समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है उनसे हमें मुक्ति मिलेगी। तो आइए हम सभी वन संपदा को अपने अपने स्तर पर बढ़ाने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।